डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और इसका कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में किस प्रकार से इम्पेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की। देखो, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम एक ही रॉ मटेरियल से दो या अधिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है और दोनों के लिए हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और एक पॉइंट के बाद उन दोनों प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोसेस हमें करानी होती है, तो उससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो जॉइंट प्रोडक्ट कहलाता है। देखिए, यहाँ पर तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है। वो एक ये, सबसे पहला, एक ही रॉ मटेरियल से। दूसरी चीज, दो या अधिक प्रोडक्ट। तीसरी चीज, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस, है ना, दोनों का इंपॉर्टेंस हमारे समान है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी क्या है, समान है। चौथी चीज क्या है कि हम इंटेंशनली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं दोनों प्रोडक्ट को। और पांचवी चीज क्या है कि एक बिंदु तक दोनों की जो कॉस्ट है ना, दोनों के ऊपर जो खर्चे आएंगे वो एक बिंदु तक एक जैसे हैं, जॉइंटली आएंगे, और उसके बाद उसको हम सेपरेट कर देंगे, दोनों की अलग अलग प्रोसेस होगी, फिर वो सेपरेट एक्सपेंस चार्ज होंगे। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम रिफाइनरी इंडस्ट्री की बात करें, तो उसमें हम पेट्रोलियम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके साथ एलपीजी वगैरह है ना, वो ग्लिसरीन वगैरह है, ये जो है वो क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। अब बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट मीन्स चीजें यहाँ पर भी जैसे जॉइंट प्रोडक्ट की वैसे ही है, यहाँ पर भी एक ही रॉ मटेरियल होगा, बट दोनों प्रोडक्ट का जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। उसकी मेन प्रोडक्ट के बराबर इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है मार्केट में कम होती है। उस वो एक एज ए स्क्रैप होता है ना, उसको हम सेलेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर ये चीजें ध्यान रखनी है कि दोनों एक होते हुए भी इनमें काफी डिफरेंस पाए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। और हम बाय प्रोडक्ट को इंटेंशनली बनाना भी नहीं चाहते हैं, बट वो तो क्या एक स्क्रिप्ट के रूप में प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली हो भी जाते हैं, हालांकि उसको हम सेलेबल बना सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे यह भी है, यहाँ पर भी क्या है कि एक समय तक तो ये दोनों सेपरेट होते ही नहीं है, दोनों मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। तो वहां तक तो इनके खर्चे भी क्या होते हैं, ज्वाइंटली खर्चे होते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि उसको सेलेबल बनाया जाए, तो हम उसके लिए फर्दर एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग आपके सामने क्लियर हो गया। एक साथ में और रहता है को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट क्या है? को प्रोडक्ट में सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर कोई सेम मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं होता, अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं और अलग अलग रूप में उसका प्रोडक्शन होता है। जैसे हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो एक तरफ मोटरसाइकिल बन रही है, एक तरफ आपकी कार बन रही है, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों अलग अलग साथ में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की तरफ कोई सिमिलरिटीज नहीं है, ये डिफरेंट ही पार्ट है। चलिए, तो अब ये कंसेप्ट सीखने के बाद हमारा कॉस्ट के अंदर क्या इसका इम्प्लीकेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम मेंटेन करते हैं उसमें क्या इम्प्लीकेशन है। तो सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक स्टेप तक तो ज्वाइंट कॉस्ट लग रही है और एक स्टेप के बाद आपकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट लग रही है। तो क्वेश्चन यही खड़ा हो जाता है कि ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे दोनों प्रोडक्ट के ऊपर अपोर्शनेट किया जाए, है ना, चाहे वो ज्वाइंट प्रोडक्ट हो चाहे बाय प्रोडक्ट हो। इन दोनों में प्रॉब्लम जो कहाँ है वो यहाँ है कि ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनेट कैसे किया जाए। तो ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, और यहाँ पर हम एक मेथड जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रूप से यूज किया जाता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड जो है उसका हम यूज करेंगे। नेट रियलाइजेबल मेथड को कैसे यूज किया जाता है? देखिए, इसका एक फॉर्मेट गिवन है हमें कि हमें क्या करना होता है, सेल्स यूनिट, सेल्स वैल्यू लिखनी होती है, उसमें प्रॉफिट जो है उसको लेस करना होता है, उसके बाद आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्ट अगर कोई है तो उसको लेस करना होता है, फिर आपका स्प्लिट ऑफ कॉस्ट जो आपका सब्सिक्वेंट कॉस्ट जिसे कहते हैं उनको लेस करना होता है। तो ये जो प्रोपोर्शन आ जाता है जॉइंट कॉस्ट का, है ना, तो इस प्रकार से इस प्रोसीजर को फॉलो करके हमें क्या करना होगा, जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनेट अलग अलग प्रोडक्ट पे करना होगा। इसके लिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए, बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल ऑफ P also produce a बाय प्रोडक्ट ऑफ Q which is further processed into a finished product. The joint cost as well as the subsequent cost are given below. आपको दोनों ही कॉस्ट दी हुई है, ज्वाइंट कॉस्ट भी दी हुई है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी दी हुई है। ज्वाइंट कॉस्ट का टोटल 30,000 रुपए है
और सब्सिक्वेंट कॉस्ट पी के लिए 15,000 है और आपका क्यू के लिए 9,000 रुपए है। सेलिंग प्राइस दोनों की गिवन है 48,000 और 24,000। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है पी का 25% और क्यू का दिया हुआ है 20%। ये ऑन सेल पे है। Assuming that the selling and distribution expenses are in proportion to the selling price, अगर किसी प्रकार का कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है तो उसको हम कैसे सेलिंग प्राइस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हाउ यू वुड अपॉर्शनेट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रिपेयर प्रोडक्शन अकाउंट फॉर द प्रोडक्ट पी एंड क्यू। तो यहाँ पर वही प्रोसीजर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड का यूज करके हम जॉइंट कॉस्ट का प्रोपोर्शन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अपॉर्शनमेंट of joint cost particular, देन उसके बाद आपका P Q एक टोटल का बना लेते हैं साथ में। सबसे पहले आपका सेल्स आपकी दी हुई है 48,000 और Q की दी हुई है 24,000। इन दोनों का टोटल 72,000 आई है। फिर हमें क्या करना है, लेस प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिवन है, आपको दिया 25% और 20%। इसका निकाल लेते हैं अपन 48,025 12,000 और इसका निकाल लेते हैं हम 20%। ये बच जाएगी। जब प्रॉफिट निकाल देते हैं सेल्स के अंदर तो क्या बचता है, टोटल कॉस्ट। तो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। $36,000 और 19,200। अब हम क्या चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो नहीं है। तो हम क्या करें, लेस कर लें आपकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट को, सेपरेट कॉस्ट को लेस कर सकते हो आप। तो आपसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है क्या। तो ये कितना आ रहा है, देखो 15,000 है और ये कितना है 9,000। क्योंकि सब्सिक्वेंट कॉस्ट लेस करने के बाद क्या बचेगा, जॉइंट कॉस्ट ही बचेगी। भाई टोटल कॉस्ट के अंदर दो ही तो कॉस्ट है, एक तो आपका जॉइंट कॉस्ट है और एक सब्सिक्वेंट कॉस्ट है। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट दे रखी है, उसको लेस कर दो तो बचेगी क्या, जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट जितनी दे रखी है उतनी आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं हम। या लेस कर लेते हैं इसको 36,000 माइनस 15,000 21,000। देखिए यहाँ कितनी आ रही है, 31,200 आ रही है। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी आ रही है 31,200। और वाकई में हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट आनी कितनी चाहिए थी, 30,000 ही आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब अभी 1,200 रुपए क्या हो रहा है, एक्सिस आ रहा है। अब ये एक्सिस किसका है, तो यहाँ पर निश्चित है कि यहाँ पर किस प्रकार का एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रेजेंट है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्या करना है। एज्यूमिंग दैट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन प्रोपोर्शन टू द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 48,000 24,000, 24 दूनी 48, 2:1 में। तो कितना एक्सिस है, 1,200 रुपए एक्सिस है। तो 1,200 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:1 यानी कि 1,200, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 800 रुपए तो इसका आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 400 रुपए। और ये कितना लेस हो जाएगा 1,200। तो आपका आ जाएगा प्रोपोर्शन इन शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। माइनस 20,200। अब यहाँ की जो टोटल आ रही है वो देखो 30,000 आ जाएगी। ये कैसे बटा वो देख सकते हो, 1200
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, एक प्रोपोर्शन ये हो गया, और एक 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आपका प्रोपोर्शन का पार्ट हो गया। तो अब देखिए आपका पूरा कंप्लीटली कि भाई पी का कितना है ज्वाइंट कॉस्ट में पार्ट 20,200 और क्यू का कितना पार्ट है 9,800। ये आपने एक फर्स्ट प्रोसेस अप्लाई करके आसानी से ये निकाल लिया कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसका कितना प्रोपोर्शन पी का है और कितना क्यू का है। आइए अब हमें इनका प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है, तो बना लीजिए, प्रोडक्शन अकाउंट भी बना लीजिए। तो सबसे पहले पी का बना लेते हैं। प्रोडक्शन अकाउंट ऑफ पी, हमें चाहिए पर्टिकुलर देन अमाउंट, पर्टिकुलर देन अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपका एक्सपेंसेस कितना हो रहा है 15,000, लिख सकते हैं हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल का 15,000, लेबर का 9,000 और 6,000 आपका इसका। टू सेपरेट एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, ये किसका आएगा, सिर्फ पी का बना रहे तो पी का अमाउंट आएगा 9,000, 4,200 और 18,000। ठीक है, और कोई खर्चा, हाँ एक खर्चा और है उसको बना लेंगे हम। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है देख लीजिए एक बार, 45,000, इसमें बाय क्यू अकाउंट में कितना करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट का प्रोपोर्शन, क्यों बाय क्यू अकाउंट ज्वाइंट कॉस्ट में कितना पार्ट, ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है देखो 30,000, 30,000 में कितना भाग क्यू का 9,800, उसको ट्रांसफर कर देंगे 9,800। अब बचा कितना, वो कहलाएगा आपका बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कितनी हो जाएगी, लेस कर लीजिए, यहाँ पर 45,000 लिख लीजिए, ब्रैकेट ओपन इक्वल्स टू 45,000 माइनस 99,800, ये आ गया 35,200। यहाँ हम वापस कर सकते हैं टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैलेंस, ये डाल देते ब्रॉट डाउन, कितना हो जाए 35,200, और खर्चा कितना हुआ और देखो टू एस एंड डी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना रुपया देखो इसके ऊपर 800 रुपये। ठीक है, और सेल्स कितनी है देखो इसकी, सेल्स आपकी 48,000, तो 48,000 ओपन, तो ये क्या आ गया प्रॉफिट आ गया टू कॉस्टिंग पी एंड एल। ठीक, ये आपका प्रोडक्शन अकाउंट बन गया 4P। ऐसे अपनों को किसका बनाना है, ऐसे आपको बनाना है क्यू का। ठीक है, क्लियर होना चाहिए।
ये बना लेते क्यू का। क्यू के अंदर ज्वाइंट एक्सपेंसेस सीधे ही आ जाएंगे, इनको अलग करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफर किए हमने ज्वाइंट एक्सपेंसेस फ्रॉम फ्रॉम पी। कितना रहा? 9,800। खुद का सेपरेट एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर सकते हैं हम। कितना है देखो, मटेरियल है आपका 4,500, लेबर 3,000 और ओवरहेड 1,500। 3,000 और 1,500। ठीक है, यहाँ से हटा ले और ये चीज हटा देते हैं। टोटल खर्चा कितना हो गया इसका भी? 18,800। 18,800। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? कुछ नहीं, इधर क्रेडिट साइड 18,800। ड्रॉप डाउन कर लें यहाँ पर 18,800। एक्सपेंस कितने हुए? 400। सेल्स कितनी गिवन है इसकी? 24,000। प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा कितना? 4,800। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो और कॉस्ट को सेपरेट भी कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रहे किस प्रकार से करना है आपको। ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे अपोर्शनेट करोगे और देन उसके बाद प्रोडक्शन अकाउंट जो है आपका पी का, वही खर्चे डेबिट करने हैं और जो शेयर है क्यू का उसको ट्रांसफर कर देना है और फिर जो भी सेल्स है उसमें से आपकी कॉस्ट को डिफरेंस करके ये प्रॉफिट निकाल देना है। ऐसे ही क्यू के लिए करना है। क्यू का जितना प्रोपोर्शन आपके ज्वाइंट एक्सपेंस का पी से आया है उसको यहाँ लिख लीजिए, इसके सेपरेट एक्सपेंस यहाँ लिख लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या कर लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा वो ऐड करके डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये आपका क्या हुआ, बाय प्रोडक्ट की केस के अंदर आप कैसे अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट का भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम का सेम है। जब रियलाइजेबल वैल्यू मेथड लगाएंगे तो ऐसा कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे ही आपका एक का अकाउंट बनेगा, प्रोडक्ट एक का किसी दूसरे का भी बनेगा। चलिए ज्वाइंट प्रोडक्ट के लिए बात कर लेते हैं हम। The two product S and T are obtained in crude from required further processing at cost of 5 or S and 4 for T per unit before sale, assuming a net margin 25% on cost. Then उसके बाद क्या है, their sale price are fixed at 13 rupees 75 paise and 8 rupees 75 paise per unit respectively. During the period, the joint cost was 88,000 and the output were S 8,000 and T 6,000. You are required to ascertain the joint cost per unit. यहाँ पर हमें सिर्फ joint cost को estimate करना है ना। तो सिर्फ joint cost कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मेथड तो वही लगेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। स्टेट apportionate of joint cost, वो पर्टिकुलर, देन उसके बाद प्रोडक्ट आपका एस टी, यहाँ पर टोटल का नहीं बढ़ाएंगे तो भी चल जाएगा। प्रोडक्ट एस एंड टी। चलिए अब क्या है देखो, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है आपका, सेलिंग प्राइस एट फिक्स 13 रुपये 75 पैसे इसकी है और उसकी कितनी है 8 रुपये 75 पैसे। फिर अपने वही लेस
एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है देखो, नेट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, है ना। पहले वाला अपन ने किया तो सेलिंग प्राइस पे निकाला था, ये ऑन कॉस्ट है, तो ऑन कॉस्ट पे 25%, तो सेल्स पे क्या करोगे, 25 अपन 125 यानी 1/5, 1/5 का मतलब 20%, यहाँ लिख दोगे। हमारा जो प्रॉफिट निकालना हो किस पे निकालोगे, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे, तो हमारा कॉस्ट नहीं दे रखी, तो हमें क्या दी हुई, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पे निकालने का तरीका क्या है, वही, अगर कॉस्ट का 25% तो सेल्स का कितना होता है 20%, कैसे हुआ, 25 अपन 125 हुआ, तो 1/5 पार्ट हुआ, 1/5 पार्ट का मतलब 20% हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.2, ₹2.75, दोनों का सेम है, चलिए ₹1.75 इसका आ गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, माइनस ₹2.75। फिर आपका सेपरेट कॉस्ट को लेस कर लीजिए आप, वो बोल रहे ₹5 और ₹4 अलग अलग लगेंगे बाद में, ₹5 इसके, ₹4 इसके, तो यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट का जो पर यूनिट अमाउंट आएगा वो आ जाएगा आपका 1/6, 1/3, ये आ जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एक बार इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, अमाउंट चेक कर लेते हैं, पी एस एंड टी, आपके प्रोडक्ट यूनिट कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं देख लो आप, यहाँ कर रहे हैं हम 8000 यूनिट और यहाँ कर रहे हैं 6000 यूनिट, और फिर आपका टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी, ये देखो देर का ज्वाइंट कॉस्ट का प्रोपोर्शन ₹6 इसका आ रहा है, ₹3 इसका आ रहा है, यानी कि 8000 यूनिट है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है अपने को 88,000 है ना, तो ये चेक कर लेते कितना अमाउंट बैठ रहा है, 48,000 इसका बैठ रहा है, मल्टीपल बाय 3, इन दोनों का टोटल 66,000, यानी कि देखो कॉस्ट कितनी आ रही है 88,000, यहाँ कितना आ रहा है 66,000, यानी कि ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो किसका पार्ट हुआ, ये आपका किसका पार्ट हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट हुआ। ठीक है, हालांकि हमें वो पूरा प्रोपोर्शन यहाँ शो नहीं करना है, इसलिए हम उस प्रोसीजर पे नहीं जा रहे, बट टोटल ज्वाइंट कॉस्ट यहाँ आ रही है 66,000 और यहाँ दे रखी है 88,000, का मतलब ये हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोपोर्शन कितना हो गया 48,000 18,000 के प्रोपोर्शन पे इस 88,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपन, तो एस के लिए कितना आ जाएगा 88,000 इंटू 48,000 डिवाइड बाय 66,000, 64,000, इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम 88,000 इंटू दिस प्रोपोर्शन डिवाइड बाय 66,000, देखो 64,000 और 24,000 आ रहा है। ठीक है, तो न्यू ज्वाइंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पर यूनिट अगर निकालना है तो आप 64,000 डिवाइड बाय कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 8,000, 8, और यहाँ पर भी क्या करोगे 24,000 डिवाइड बाय
यूनिट कितनी है 6 4, तो इसकी आ रही है 8 रुपये पर यूनिट और इसकी आ रही है 4 रुपये पर यूनिट। तो ये आपका एक और बेसिस हो गया। जॉइंट कॉस्ट में यदि हमें जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर अगर कॉस्ट मेजर करनी है तो कैसे हम मेजर करेंगे पर यूनिट। तो दोनों का तरीका एक ही है, लगभग कोई चेंज नहीं है इसमें, इसलिए कोई ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है। रियलाइजेबल वैल्यू मेथड लगेगा तो मेथड दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम तरीके से बाय प्रोडक्ट इसमें कैलकुलेट करना है आपको। बस ये ध्यान रहे कि टोटल जॉइंट कॉस्ट का और जो प्रोपोर्शन आप निकाल रहे हो डिफरेंस लेस करके निकाल रहे हो, दोनों मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता इसका मतलब वो किसका पार्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं आपके S&D सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो जाता है, सेविंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज क्लास। तो ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से किसी को भी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।